हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे प्रिंटिंग के बारे में और प्रिंटिंग ने किस तरह से यूरोपियन कंट्रीज़ और वर्ल्ड को प्रभावित किया, ये हम पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ रहे थे कि प्रिंट कल्चर का पैदा होना इस संसार में और फ्रेंच रेवोल्यूशन जैसी क्रांतियाँ होना, फ्रेंच, रशियन या अमेरिका का जो आज़ादी के लिए युद्ध था, भारत का युद्ध था, स्वतंत्रता संग्राम था, या इंग्लैंड में लिबरलिज्म का आना था, वो किस तरह से प्रिंट कल्चर द्वारा प्रभावित हुआ या बुक्स ने कैसे प्रभावित किया, ये हम पढ़ेंगे। जैसे many historical have argued that print culture created the condition within which French Revolution occurred। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि बहुत सारे कारणों में से एक कारण ये भी था फ्रेंच रेवोल्यूशन के होने का कि बुक्स बहुत ज़्यादा प्रभावित होने लगी। जो बुक्स में आइडिया आए वो स्प्रेड हुए लोगों के बीच में और उनको पढ़कर लोग जागरूक हुए, क्रांति हुई और लोग राजा के विरोध में खड़े हो गए। क्या कनेक्शन था, हम पढ़ते हैं। 3 टाइप ऑफ आर्गूमेंट हैव बीन यूजुअली पुट फॉरवर्ड। 3 तरह के आर्गूमेंट हैं जो दिए जाते हैं। फर्स्ट है, जैसे इसके बारे में फर्स्ट है, प्रिंट पॉपुलराइज द आइडिया ऑफ इनलाइटमेंट थिंकर। बहुत सारे थिंकर थे उस टाइम, रूसो जैसे, वोल्टेयर जैसे, वो लिख रहे थे कि जो मनुष्य है वो आज़ाद पैदा हुआ है लेकिन बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। जो राजा है वो जर्नल विल के आधार पर काम करे या सरकार जर्नल विल के आधार पर काम करे। जर्नल विल का मतलब ऐसी इच्छा जो सभी समाज की हो, ऐसी इच्छा नहीं जो राजा की हो या नोबल्स की हो, मतलब बड़े बड़े जो कुलीन वर्ग हैं उनकी हो। आम लोगों के हित में शासन किया जाए। तो इस तरह से उनके विचारों ने भी लोगों को प्रभावित किया। Collectively they are writing provide a critical commentary on tradition। और उनकी बुक्स में क्या है, जो आमतौर पर शासन या चर्च या जो समाज की रूढ़ियाँ थी उनकी आलोचना हुई। थिंकर्स ने उनकी आलोचना की, उनके बारे में ये लिखा कि ये चीज़ें गलत हैं। सुपरस्टिशन, अंधविश्वास और डेस्पोटिज्म में निरंकुश तानाशाही के विरुद्ध लिखा। जैसे सुपरस्टिशन के कारण चर्च हावी था लोगों के जीवन पर। डेस्पोटिज्म की वजह से लोग पॉलिटिकली रूप से किसी एक राजा के अधीन आ रहे थे। बाकी सारी जनता एक महल के लिए मेहनत कर रही थी, एक महल के खर्चे भुगाने के लिए या उस महल की शान शौकत बनाए रखने के लिए, युद्ध को सपोर्ट करने के लिए, राजा को जीवित करने के लिए जनता भूखों मर रही थी। तो इस तरह की बातें लिखी गई और दे आर्ग्यूड दैट द रूल ऑफ द रीजन रादर देन कस्टम। और उन्होंने विचार रखे लोगों के सामने कि तर्क के आधार पर लोगों को काम करना चाहिए, रिवाजों के आधार पर नहीं। अगर रिवाज ये कहता है कि आपको समुंदर पार नहीं जाना या किसी के कोई अछूत है या किसी के ये काम नहीं करना चाहिए या आपको लोहा साथ में लेकर चलना चाहिए जिससे बुरी आत्माएं आपके साथ नहीं रहेंगी, तो ऐसे ऐसे काम अगर आप करो, कस्टम है, रीति रिवाज है, आप उनके विरुद्ध तर्क दो कि मैं ये ऐसा क्यों करूं, मैं क्यों ना समुद्र पार जाऊं, मैं क्यों ना दूसरों को के साथ संबंध रखूं, क्यों मैं चर्च जो कहता है मुझे उसी तरह से मैं पूजा करूं, 3 बार उठूं तो 3 बार बैठूं, घुटने के बल झुकूं। ये कौन सा तरीका है? ये मतलब भगवान को तो क्या है, इस तरह की आडंबर नहीं चाहिए। वो तो बैठ के आप उसका नाम लोगे तब भी आपके पास है, बट ये तामझाम करने की ज़रूरत क्या है? ठीक है। जैसे आमतौर पर देखो, आप नवरात्रों में देखोगे बड़े बड़े पंडाल वगैरह लगाए दिए जाते हैं और लोग 9-10 दिन तक भूखे भी, मतलब उपवास रखते हैं। मैं किसी उपवास के ये नहीं है कि वो नहीं गलत है, लेकिन उसके पीछे तर्क भी तो होना चाहिए कि क्यों ऐसा किया जाता है, क्यों तामझाम किए जाते हैं। बड़े बड़े लाउड स्पीकर में सत्संग होते हैं। सरल के पास भगवान होता है भाई। जितना तामझाम करते हो भगवान से आप उतना ही दूर हो जाते हो। तो कस्टम और रीति रिवाज ऐसे होने चाहिए जो आपकी तर्क पर सही उतरते हों, मतलब वही चीज करें जो आपको लगता हो कि तार्किक रूप से ये सही है। ठीक है। एंड डिमांडेड दैट एवरी थिंग बी जज्ड थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ द रीजन एंड रैशनैलिटी।
और वो सारी चीज़ें करें जो तर्क के आधार पर और रैशनल हो, विवेकशील हो। दे अटैक द स्केयर्ड अथॉरिटी ऑफ चर्च एंड द डेस्पोटिक पावर ऑफ द स्टेट। और उस टाइम पता आपको चर्च का डोमिनेशन था, राजा का डोमिनेशन था लोगों के जीवन पर, और इन दोनों ने पे ही अटैक किया जो थिंकर्स थे उन्होंने। वो चीज़ करें जो आपको सही लगता है, लेजिटिमेट हो, सोशल ऑर्डर के लिए अच्छा हो। ये नहीं कि चर्च का डोमिनेशन की वजह से बहुत सारी जनता जो है वो सुपरस्टिशियस के बोझ के नीचे दबी जा रही है, उनका जीवन बर्बाद हो रहा है। बट आपको कि सुपरस्टिशन फॉलो करने के लिए, आपके कस्टम फॉलो करने के लिए ये ज़रूरी हो जाता है। जैसे वर्तमान में क्या है, भ्रूण हत्या होती है और उसका कारण क्या माना जाता है, बहुत बड़ा दहेज जो देना पड़ता है। और जब हम दहेज देते हैं तो क्या कहते हैं कि नहीं जी ये तो बहुत ज़रूरी है, ये तो सदियों से चला आ रहा है। लेकिन आपका ये कस्टम अगर आपकी लाइफ को दुखी कर रहा है तो आप उसको क्यों ढो रहे हो? पर्दा प्रथा, इस तरह बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारे सोशल ऑर्डर हैं, पूरी शादियां हैं, जैसे वो पूरा का पूरा ऐसा कस्टम है जो एक व्यक्ति की पर फाइनेंशियली बहुत बोझ डालता है। ठीक है, अपने आप ही सोशल ऑर्डर बना लिए जाते हैं लोगों के द्वारा। कुछ लोगों के लिए वो हानिकारक होते हैं, कुछ के लिए वो फायदेमंद होते हैं। लड़के वाले के लिए शायद फायदे हैं, लड़की वालों के लिए दहेज जैसी चीज़ें वो उसके लिए फायदेमंद नहीं है। तो ऐसे घड़ ली जाती हैं चीज़ें, नहीं तो कोई कस्टम कोई आदमी के साथ पैदा नहीं हुए, ये आदमी ने बनाए हैं। हमेशा वो रीति रिवाज पूरे करने चाहिए जो व्यक्ति के जीवन को आसान बनाए, जो व्यक्ति के जीवन को मुश्किल बना दे। मतलब कानून व्यक्ति के लिए होता है, व्यक्ति कानून के लिए नहीं होता। इसी तरह कस्टम व्यक्ति के लिए होता है, व्यक्ति की कस्टम की भेंट चढ़ जाए वो सही नहीं होती। जैसे हमारे समाज में ऑनर किलिंग आपने सुना होगा कि जात से बाहर अगर लड़का या लड़की शादियां कर देते हैं उनको मार देते हैं। तो ये कस्टम के ऊपर किसी व्यक्ति की भेंट हो गई ना, कस्टम के ऊपर किसी व्यक्ति की भेंट है, ये रीति रिवाज है कि भाई ये पूरे करने हैं। तो जो किताबें थी ये उस समय के जो कस्टम थे उनको चैलेंज कर रही थी। और इनमें से थिंकर थे द राइटिंग ऑफ वोल्टेयर, रूसो वर रीड वाइडली। और इस तरह के विचार जो व्यक्ति को आज़ादी दे रहे थे, वोल्टेयर, रूसो जैसे लोग लिख रहे थे उनको। रूसो ने एक किताब लिखी थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और उसमें बताया था कि जो मनुष्य है उसने राजा को बनाया है इस आधार पर ये कॉन्ट्रैक्ट करके कि हम सुखी रहेंगे। इसलिए नहीं कि राजा बन के हमें दुखी कर देगा और जैसा चाहेगा वैसे हमारे साथ सलूक करेगा, नहीं। हमने राजा को बनाया है तो वो वैसा ही व्यवहार करे जो जनता के लिए सही हो। इस तरह के तर्क दिए गए। उस समय ये तर्क बहुत नए थे भाई, क्योंकि उस समय राजाओं के खिलाफ बोलने की किसी की हिम्मत नहीं थी। आज तो ये तर्क आम है, आपको ये तर्क आम लगते हैं क्योंकि आप एक आज़ाद देश में रह रहे हो, इलेक्शन होते हैं वहाँ। 70 साल हमें आज़ाद हो गए हुए हमने कभी गुलामी देखी नहीं आज के बच्चों ने। तो हमें ये आम सी बात लगती है कि ये कह देना कि नहीं जी राजा कैसे डेस्पोटिक के आधार पर शासन करेगा, जनता के अनुसार करेगा। आपको तो लग रहा है ना सरकारें जनता के हिसाब से ही शासन करती हैं, उस समय नहीं था। तो रूसो और वोल्टेयर के विचार जो हैं वो किताबों में आए। एंड दोज हु रीड दिस बुक सा द वर्ल्ड थ्रू हर न्यू आइज। और जिसने भी ये बुक पढ़ी उसने संसार को नई आंखों से देखा। नई आंखों का मतलब कि देखने का एक नजरिया ये भी हो सकता है कि राजा हमारे ऊपर कोई दैवीय शक्ति नहीं है, ये भी आम इंसान है। आइज वर द क्वेश्चनिंग, क्रिटिकल एंड रैशनल। ऐसी आंखें जो क्वेश्चन कर रही थी, आलोचना कर रही थी और तर्क की डिमांड कर रही थी कि मैं क्यों राजा को फॉलो करूं। क्वेश्चन उठता है, राजा को अगर गलत कर रहा है तो उसकी आलोचना की जा सकती है और एक रैशनल आधार पर सरकार बनाने की डिमांड भी की जा सकती है कि अगर जनता चाहे उसको शासक बनाए। सेकंड बात क्या थी, प्रिंट क्रिएटेड ए न्यू कल्चर ऑफ डायलॉग एंड डिबेट्स। कल्चर आपने देखा होगा कि चाय जहाँ पी जाती है उन जगह पर लोग इकट्ठे हुए, पढ़ने वाले भी सुनने वाले भी। तो नए नए वाद विवाद शुरू हुए लोगों के बीच में। ऑल वैल्यूज, नॉर्म एंड इंस्टीट्यूशन वर रीएवेल्युएटेड एंड डिस्कस्ड बाय ए पब्लिक
that had become aware of power of reason and recognized the need to question existing idea and belief. और उसके द्वारा क्या हुआ, जो चीज़ें थी, जो इंस्टीट्यूशन थी, जो कानून थे, उनको उनकी दोबारा से जांच पड़ताल शुरू हो गई कि क्या ये सही है, क्या जो स्थापित संस्थाएं हैं, राजा है या राजा के द्वारा जो चलाया जा रहा है एडमिनिस्ट्रेशन है या चर्च की सत्ता है, क्या वो सही है, क्या हमें उसको नए आधार पर नहीं बना सकते, नए समाज के अकॉर्डिंग नहीं बना सकते। तो क्वेश्चन शुरू हो गई कि क्या हमें चर्च के अधीन चलना चाहिए या नहीं, क्या हमें राजा के अधीन चलना चाहिए या नहीं। विद इन दिस पब्लिक कल्चर न्यू आइडिया ऑफ सोशल रेवोल्यूशन कम इनटू बीइंग, और इससे नए नए विचार फैले और इन नए विचारों से नई सामाजिक क्रांतियां आई। थर्ड, बाय द 1780s देयर वाज एन outpouring of literature that mocked the royalty and the criticized their morality. 1780 के पास ऐसा लिटरेचर लिखा गया, लिटरेचर मैंने किताबें लिखी गई जो मजाक उड़ा रहा था राजाओं का और उनकी नैतिकता का। इन दिस प्रोसेस इट रेज और क्वेश्चन उठाए जा रहे थे, मजाक उड़ाया जा रहा था सोशल ऑर्डर का जो वर्तमान में, जैसे हमारे यहाँ भूत प्रेतों का मजाक उड़ाया जाता है कि वर्तमान में कोई भूत प्रेत नहीं है, वर्तमान में जो सरकार है उसका कार्टून बना के उनकी आलोचना करना या उनका करिकेचर स्केचेस बनाना। जैसे आप देखोगे समाचार में कार्टून बनाए जाते हैं सरकारों के, जैसे आजकल कोविड-19 या कृषि कानून के विरोध में सरकार के मजाक उड़ाए जा रहे हैं, या यूट्यूब पे आप देखोगे तो क्रिटिसाइज हो रहा है। उस समय भी मोनार्की जो लोग थे, मोनार्क थे, राजा थे, उनके विरुद्ध भी इस तरह की बातें उठ रही थी। दिस लिटरेचर सर्कुलेट अंडरग्राउंड एंड लीड टू द ग्रोथ ऑफ हॉस्टाइल सेंटिमेंट अगेंस्ट द मोनार्की। देखो वैसे तो इस टाइम अगर कोई लिखता है तो राजा के पास इतनी पावर होती थी कि उसको जेल में डाल दिया जाता, उसे टॉर्चर किया जाता। तो धीरे धीरे क्या हो गया, ये इस तरह का लिटरेचर गुप्त तरीके से लोगों में फैलाया गया और लोगों के विरुद्ध लोगों को राजा के विरुद्ध भड़काया गया। हाउ डू वी लुक एट दिस आर्गूमेंट, हम कैसे देखें इन आर्गूमेंट को, मतलब क्या ये सही है। देयर कैन बी नो डाउट दैट प्रिंट हेल्प द स्प्रेड ऑफ आइडिया, इसमें कोई डाउट नहीं है कि बिल्कुल नए विचार फैलाने में प्रिंट महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। जैसे वर्तमान में फिल्में हैं, अखबार है, ये नई उन्हीं से तो पता चलता है नई नई चीज़ें क्या हो रही हैं, क्या गलत है क्या सही है। बट वी मस्ट रिमेंबर दैट पीपल डिड नॉट रीड जस्ट वन काइंड ऑफ लिटरेचर, लेकिन हमें ये नहीं समझना चाहिए कि लोग सिर्फ राजाओं के विरुद्ध या चर्च के विरुद्ध जो किताबें लिखी थी वही पढ़ रहे थे, और भी बहुत कुछ चीज़ें पढ़ रहे थे। कुछ लोग ऐसी किताबें ऐसी चीज़ें पढ़ रहे थे जिनका राजा से कोई लेना देना नहीं होता। इफ़ दे रीड द आइडिया ऑफ वोल्टेयर एंड रूसो दे वर आल्सो एक्सपोज टू मोनार्किकल एंड चर्च प्रोपेगेंडा। अगर वो सिर्फ और सिर्फ वोल्टेयर रूसो को पढ़ रहे थे तो इसका मतलब वो चर्च और राजा के विरुद्ध प्रचार कर रहे थे। दे वर आल्सो इन्फ्लुएंस्ड डायरेक्टली बाय एवरीथिंग दे रीड एंड सा। लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ जो देख रहे थे या पढ़ रहे थे उसी से डायरेक्टली इन्फ्लुएंस नहीं हो रहे थे। दे एक्सेप्टेड सम आइडिया एंड रिजेक्टेड अदर, वो कुछ ऐसे आइडियाज भी पढ़ रहे थे या स्वीकार कर रहे थे जो दूसरे रिजेक्ट कर रहे थे। मतलब सारी तरह के लोग होते हैं, कोई किसी के अभी भी कृषि कानून के बारे में बहुत सारे लोग अच्छा मान रहे हैं कृषि कानून को, कुछ लोग इसके विरुद्ध बैठे हुए हैं। ठीक है, तो इसी तरह जो आइडियाज़ होते हैं कुछ लोग उन्हें स्वीकार करते हैं, कुछ उसे अस्वीकार करते हैं। जैसे कम्युनिस्ट विचारधारा, बहुत लोगों ने उसे स्वीकार किया, बहुत लोगों ने उसे एक दानव का रूप दे दिया। दे इंटरप्रेट थिंग देयर ओन वे, वो तो अपने तरीके से चीज़ों को इंटरप्रेट कर रहे थे। प्रिंट डिड नॉट डायरेक्टली शेप देयर माइंड, प्रिंट से पढ़ तो लेते हैं लेकिन उनके माइंड को शेप नहीं देती, कुछ मान लेते हैं उसको, कुछ नहीं मानते। बट इट
इट डिड ओपन अप द पॉसिबिलिटी ऑफ थिंकिंग डिफरेंटली। और ये बिल्कुल ये संभव है कि लोग अलग अलग चीज़ें सोचे, अलग अलग पढ़ के कोई कैसी विचारधारा बनाए, कोई कैसे विचारधारा बनाए। अब 19th सेंचुरी आ जाती है धीरे धीरे, और प्रिंटिंग का जो है वो स्प्रेड होती जाती है। उसका असर क्या पड़ता है, और विशेषकर चिल्ड्रन, वुमेन एंड वर्कर्स पे, इन पे क्या असर पड़ रहा है ये हम 19th century saw vast leap in mass literacy in Europe। 19th सेंचुरी में क्या होता है, मास लिटरेसी, बहुत ज़्यादा लोग पढ़ने लिखने लगे। ब्रिंगिंग इन लार्ज नंबर ऑफ न्यू रीडर, नए नए और रीडर आए अमंग चिल्ड्रन, वुमेन एंड वर्कर्स। जैसे बच्चों के लिए स्कूल खुलने शुरू हो गए, वुमेन्स थी वो पढ़ना शुरू हुई, वर्कर्स ने पढ़ाई को कम माना कि बहुत ज़रूरी है। एज ए प्राइमरी एजुकेशन बिकम कंपल्सरी फ्रॉम द लेट 19th सेंचुरी, मतलब 1890 के आसपास वहाँ पर प्राइमरी एजुकेशन कंपल्सरी हो गई। भाई कितने पीछे हम, हमारे यहाँ तो अभी 2003 में प्राइमरी एजुकेशन कंपल्सरी हुई है, ठीक है। तो फ्रॉम द लेट 19th सेंचुरी चिल्ड्रन बिकम एन इम्पोर्टेंट कैटेगरी ऑफ रीडर। अब बच्चे पढ़ने लगे, अब उनके अकॉर्डिंग किताबें बनने लगी। प्रोडक्शन ऑफ स्कूल टेक्स्ट बुक, स्कूल की पुस्तकें बनी, सिलेबस तैयार हुए, पहले सिलेबस नहीं होते थे क्या पढ़ना क्या नहीं। बिकम क्रिटिकल फॉर पब्लिशिंग इंडस्ट्रीज, ए चिल्ड्रन प्रेस डिवोटेड टू लिटरेचर फॉर चिल्ड्रन अलोन। स्पेशल प्रेस बनाई गई चिल्ड्रन, जहाँ सिर्फ और सिर्फ बच्चों की किताबें छपती थी। वाज सेटअप इन फ्रांस इन 1857। 1857 में एक ऐसी प्रेस वहाँ बनाई गई फ्रांस में जो बच्चों की किताब छाप सके। और इस प्रेस में आपको पता ही है टेक्स्ट बुक छपती होंगी बच्चों की, जैसे परियों की कहानी वाली किताबें छपती होंगी, कॉमिक्स छपती होंगी। दिस प्रेस पब्लिश्ड न्यू वर्क्स एज वेल एज ओल्ड फेयरी टेल एंड फोक्स टेल। जैसे हमारे देश में भी बच्चों को कहानियों के माध्यम से पढ़ाने का सिस्टम है, तो वहाँ भी ऐसा ही होती होगी। तो फेयरी टेल वहाँ सिंड्रेला जैसी कहानियाँ वहाँ पढ़ाई जाती होंगी। द ग्रीम ब्रदर्स इन जर्मनी स्पेंट ईयर कंपाइलिंग ट्रेडिशनल फोक टेल गैदर फ्रॉम द पीजेंट्स। और आपको पता है गांव में ये कहानियाँ ज़्यादा प्रचलित होती हैं, तो वहाँ एक ग्रीम ब्रदर्स हुए हैं, दो भाई थे, उन्होंने सालों लगा दिए कि फोक टेल जो गाँव में की कहानियाँ होती हैं, एक इलाके की कहानियाँ होती हैं जो आप दादी नानी के माध्यम से सुनते हैं, उनको कहानियों को इकट्ठा किया, बच्चों की किताबें बनाई। What they collect was added before the stories were published in a collection in 1812। 1812 में ये किताबें छपी, ये कहानियाँ छपी। Anything was that was considered unstable for children or would appear vulgar to the elites was not included in the public। क्योंकि बच्चों के लिए छप रही थी, तो ऐसा जो बच्चों के लिए स्टेबल नहीं थी उनको ख़त्म किया गया और उनको निकाल दिया गया उस वर्जन से। रूरल फोक टेल जो ग्रामीण कहानियाँ थी वो नया दिस एक्वायर ए न्यू फॉर्म, उन्होंने एक नया प्रकार मिला, क्योंकि जो रूरल फोक है उसको हर जो सुनाने वाला अलग तरीके से सुनाता है, लेकिन जब वो बुक में आती है तो उनको एक फॉर्म मिलती है। इन दिस वे प्रिंट रिकॉर्डेड ओल्ड टेल्स बट आल्सो चेंज दैम। प्रिंट से पुरानी कहानियाँ तो रिकॉर्ड हुई बट उनको चेंज कर दिया गया थोड़ा बहुत। वुमेन बिकम इम्पोर्टेंट एज रीडर एज वेल एज राइटर्स। वुमेन जो है वो भी एक रीडर के रूप में भी, राइटर के रूप में भी आई। पेनी मैगजीन्स वर स्पेशली मेंट फॉर वुमेन। एक पेनी नाम की, जैसे हमारे यहाँ सहेली इस तरह की मैगजीन आती थी पहले, पेनी नाम की जो मैगजीन है वो वुमेन्स के लिए थी। एज वर मैनुअल टीचिंग प्रॉपर बिहेवियर एंड हाउस कीपिंग, जिसमें आप शिक्षा दी जाती थी कि प्रॉपर बिहेवियर कैसा हो, हाउस कीपिंग जैसे खाना बनाना कैसे हो, सफाई कैसे हो, घर की सब्जी कैसे बनाई जाए, इस तरह की बातें वहाँ थी। वैन नोवेल्स बिगेन टू रिटन इन द 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी में जब उपन्यास
एक बड़ी कहानी लिखनी शुरू हुई। वोमेन वर सीन एज इम्पोर्टेंट रीडर, क्योंकि वोमेन घर में रहती थी, काम करने के बाद उनके पास स्पेयर टाइम होता था, वो एक इम्पोर्टेंट रीडर बनी वहाँ पढ़ने के लिए। सम ऑफ द बेस्ट नॉन नॉवलिस्ट वर वुमेन, और उन कुछ नॉवलिस्ट भी बनी ऐसी महिलाएं जो खुद उपन्यास लिखती थी, जिनमें जाने अस्टन एंड बोरोंट सिस्टर्स, जॉर्ज एलॉइट, ये इस तरह की जो लेखिकाएं थी वो उपन्यास लिखती थी। देयर राइटिंग बिकम इम्पोर्टेंट इन डिफाइनिंग ए न्यू टाइप ऑफ वुमेन, उनकी राइटिंग में वुमेन को एक अलग तरीके से दिखाया गया, ए पर्सन विद विल, एक ऐसी, क्योंकि उस टाइम भी औरतों के लिए तो वो सदी जो है वो बैकवर्ड ही थी, उनको किसी तरह के अधिकार नहीं थे, घर से बाहर निकलने के अधिकार नहीं थे, वोट के अधिकार नहीं थे, कई में कॉन्टेस्ट इलेक्शन लड़ने के तो कहाँ अधिकार थे। लेकिन इन उपन्यासकारों ने दिखाया कि वुमेन्स के भी पास इच्छा है, उसके पास भी शक्ति है, उसकी भी एक व्यक्तित्व है, उसकी भी एक डिटर्मिनेशन हो सकते हैं, उसकी भी कुछ मकसद हो सकते हैं, उद्देश्य हो सकते हैं, वो भी सोच। लैंडिंग लाइब्रेरी हैज बीन इन एग्जिस्टेंस फ्रॉम द 17th सेंचुरी ऑनवर्ड, लाइब्रेरी आ गई थी वहाँ 17th सेंचुरी से, और 19th सेंचुरी आते आते जो इंग्लैंड में है जो ये लाइब्रेरीज, तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट बन गया जो जहाँ पर वाइट कॉलर वर्कर देखो वो वर्कर होते हैं जो कागज कलम से काम करते हैं, जैसे क्लैरिकल काम करते हैं, ठीक है, वर्कर्स तो होते हैं लेकिन काम उनका कागजी कार्रवाई का होता है, उसे वाइट कॉलर वर्कर्स बोलते हैं। आर्टिशियन कारीगर, उनके लिए लो मिडिल क्लास के जो लोग थे, लो मिडिल क्लास मतलब ऐसे लोग जो गरीब थे, ठीक है, वो भी पढ़ने लगे थे, लाइब्रेरी में आने लगे थे। समटाइम्स सेल्फ एजुकेटेड वर्किंग क्लास पीपल रोट फॉर देमसेल्व्स, कई लोग सेल्फ एजुकेटेड वर्किंग क्लास के जो लोग थे वो लिखते थे उन लोगों के लिए। आफ्टर द वर्किंग डे वर ग्रेजुअली शॉर्टन फ्रॉम द मिड 19th सेंचुरी, वर्कर हैड सम टाइम फॉर सेल्फ इम्प्रूवमेंट एंड सेल्फ एक्सप्रेशन, और जब काम के घंटों के बाद ये वर्कर्स उनके पास स्पेयर टाइम बचता तो वो अपने आप को सुधारने के लिए, अपने काम को और स्किल्ड बनाने के लिए पढ़ने लगे थे। दे रोट पॉलिटिकल ट्रैक्ट्स एंड ऑटोबायोग्राफी इन लार्ज नंबर, और इसकी वजह से बहुत सारी राजनीतिक और ऑटोबायोग्राफी सामने आई। ये पेनी मैगजीन का उदाहरण है जिसमें महिलाओं के लिए चीज़ें आती थी कि उनको किस तरह से हाउस कीपिंग की जानी चाहिए, अपने घर को कैसे सवारे सजाएं, ठीक है। उसके बाद है फर्दर इनोवेशंस। फर्दर इनोवेशन का मतलब होता है आविष्कार क्या हुए। बाय द लेट 18th सेंचुरी द प्रेस केम टू बी मेड आउट ऑफ मेटल, अब प्रेस जो है वो धातु से बननी शुरू हो गई। और थ्रू द 19th सेंचुरी देयर वर ए सीरीज ऑफ फर्दर इनोवेशन इन द प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में बहुत सा आविष्कार हुआ। बाय द मिड 19th सेंचुरी रिचर्ड एम होय ऑफ न्यूयॉर्क हैज परफेक्टेड द पावर ड्राइवन सिलेंड्रिकल प्रेस, मतलब पावर से चलने वाली सिलेंड्रिकल प्रेस की स्थापना की रिचर्ड एम हो ने न्यूयॉर्क में। दिस वाज कैपेबल ऑफ प्रिंटिंग 8000 शीट पर आवर, एक दिन में 8000 शीट को वो प्रिंट कर सकती थी। और दिस प्रेस वाज पर्टिकुलरली यूज फॉर प्रिंटिंग न्यूज़पेपर, और यहाँ से न्यूज़पेपर की प्रिंटिंग शुरू हुई। इन दी लेट 19th सेंचुरी द ऑफसेट प्रेस वाज डेवलप्ड विच कुड प्रिंट अप टू 6 कलर एट ए टाइम। उसके बाद रंगीन कागज का आविष्कार हुआ, रंगीन प्रिंटिंग आई। फ्रॉम द टर्न ऑफ द 20th सेंचुरी इलेक्ट्रिसिटी ऑपरेट प्रेस एक्सक्लरेट प्रिंटिंग ऑपरेशन, और अब तो 20th सेंचुरी में 21st सेंचुरी में तो एकदम क्रांति आ गई प्रिंटिंग में। उसको अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।